हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, जो कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंड एचपीएससी के लिए भी, जो कि आपका नेक्स्ट मंथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। एंड एचपीएससी की अभी डेट नहीं आई है, पीजीटी कॉमर्स के लिए आ गई है बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं आई है। जैसी आएगी आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं सार्क के बारे में। क्या है सार्क? बेसिकली इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उसके समूह को या उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसी को हम सार्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका भूटान है, देन यहाँ पर आपका श्रीलंका है, देन यहाँ पर आपका म्यांमार है। म्यांमार इज़ नॉट अ पार्ट, लेकिन म्यांमार आप ध्यान रखिएगा, म्यांमार पार्ट है बट इंडिया के लगता हुआ है बट पार्ट नहीं है, वो आसियान का पार्ट है। देन इधर आपके पास नेपाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैप को अगर ठीक से बनाऊँ तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर आपका नेपाल है और यहाँ पर आपका भूटान है, मतलब सिक्किम बीच में पड़ता है। ओके, देन और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यहाँ पर आपका मालदीव्स है एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश। बांग्लादेश तो इंडिया का ही पार्ट था एंड लेकिन जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाने लगा। कब बना था ये बना था 1985 में। 8 मेंबर स्टेट्स जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इसकी आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ याद रखिए और आपको याद हो जाएगा। इंडिया का मैप आपको एक बार देखना होगा। भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, म्यांमार इज़ नॉट अ पार्ट। किस लिए बनाया गया था ये? एम यही था कि आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अच्छा हो, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो। लेकिन कैसे प्रोग्रेस होगा? जब सब मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स लेंगे, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये नहीं कि जैसे चाइना अपनी कंट्री के अंदर, हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ को अपना बताता है, इस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन नहीं होता। तो कॉपरेशन करने से इंटीग्रेशन होता है। ट्रेड में कॉपरेट करिए, कल्चर में कॉपरेट करिए। तो सार्क ने भी यही था कि हम जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, ये 8 मेंबर स्टेट्स, यहाँ पे करीब करीब 1.8 बिलियन लोग रहते हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करेंगे और इसीलिए सार्क को बनाया गया था। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो थोड़ा थोड़ा सा इन मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान, जहाँ पे तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया था। फाउंडिंग मेंबर है सार्क का, 1985 में ज्वाइन किया था। लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि आसपास कोई सी नहीं है एंड सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में पड़ता है। अभी मैप भी आएगा, मैं वहाँ पे भी आपको दिखा दूँगी। एम यही है, इंटीग्रेट करना है। बांग्लादेश, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सार्क मेंबर स्टेट्स, 160 मिलियन पीपल, 1985 में ज्वाइन किया था एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, चाहे ट्रेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी बात हो। भूटान, एक छोटा सा हिमालयन किंगडम जो कि जाना जाता है अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, 1985 से ही पार्ट है एंड बहुत कोशिश करता है भूटान रीजनल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने की, चैलेंजेस को सॉल्व करने की। काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा देश है। देन कम्स, यहाँ आप डायग्राम देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर, ये थोड़ा सा क्लियर कम है, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है। चलिए, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सार्क? क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के? सबसे पहले तो बहुत अच्छी बातें कि सब आपस में कॉपरेट करेंगे, रीजनल लेवल पे कॉपरेट करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टैरिफ्स रिमूव करेंगे, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे। कोई टैरिफ है, कोई क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करना है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, नाफ्टा भी अभी आएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया पर ध्यान देंगे। पीपल सेंटर्ड अप्रोच, लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी, जैसे कि गरीबी डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, डिसीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, इलिटरेसी डायरेक्टली रिलेटेड है टू पीपल, नेचुरल डिज़ास्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल। तो पीपल को सेंटर में रखकर, पीपल को मतलब लोगों को केंद्रित रखकर उसके बाद कोई भी पॉलिसी वगैरह बनेगी।
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कोई भी पॉलिटिकली डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से यानी कि बात करके, कॉपरेट करके, एक दूसरे की सुनकर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सार्क। सार्क की कुछ समिट्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहली समिट कहाँ हुई थी? सबसे पहली समिट 1985 में ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी, जहाँ पे आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे होंगे कि किस तरीके से शेख हसीना जी वहाँ से भाग गई एंड एक तरीके से जहाँ पे मतलब कूच हो जाता है, आर्मी का कूच हो जाता है या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो सब मतलब एक तरीके से ऐसे ही हो जाते हैं कि कंट्री से भागना ही पड़ता है, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है। यही हाल श्रीलंका का हुआ था। चलिए छोड़ते हैं। तो फर्स्ट जो समिट थी वो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुई थी, जहाँ पे सार्क चार्टर साइन किया गया और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। सेकंड समिट 1986 में हुई, ये इंडिया बैंगलोर के अंदर हुई थी। कॉपरेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, टेली कम्युनिकेशंस के बारे में, मीटियोरोलॉजी के बारे में, हेल्थ, पॉपुलेशन से रिलेटेड इन सब के बारे में ध्यान दिया गया। थर्ड समिट काठमांडू नेपाल के अंदर हुई, जहाँ पे सार्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि जहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से हम कॉपरेट करेंगे एंड किस तरीके से रीजनल लेवल पर इंटीग्रेट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द सार्क चार्टर? जो चार्टर साइन किया गया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? ये अभी हमने देखा ना कि सार्क का चार्टर साइन हुआ था फर्स्ट समिट के अंदर। ये फर्स्ट समिट के अंदर सार्क का चार्टर साइन हुआ था। तो क्या यहाँ पर हुआ था या क्या चार्टर था? तो चार्टर के अंदर देखिए वही दोबारा से अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। अगर आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट ज़रूर होगा। ऑब्जेक्टिव में तो ऑलमोस्ट जो गुड पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में आपको थोड़े से पॉइंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉवरेन इक्वालिटी यानी कि हर कंट्री को आप सॉवरेनिटी के तौर पे इक्वालिटी देंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी। पॉलिटिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो उसको बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन? कहाँ कहाँ कॉपरेट करना है? ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, तो सभी एरियाज़ में कॉपरेट करना है। सार्क का जो चार्टर है उसके अंदर क्या क्या आता है? एक सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सार्क सेक्रेटेरिएट है जो कि देखते हैं कि क्या हम सार्क के ऑब्जेक्टिव्स को सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या सार्क के डिसीजंस को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। ये चार्टर ये भी बताता है कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए तो सभी मेंबर स्टेट्स उस पर एग्री हों तभी उसको आगे बढ़ाया जाए। देन कम सार्क रीजनल कॉपरेशन एरियाज़। कहाँ कहाँ सार्क को कॉपरेट करने की ज़रूरत है? दोबारा से सेम ही पॉइंट्स हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर उसके लिए क्या बना है? उसके लिए बना है साफ्टा, दैट इज़ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ पे आप विदाउट टैरिफ्स, विदाउट कोटाज एक कंट्रीज़ आपस में फ्री ट्रेड कर सकती हैं। देन सेटिस, दैट इज़ सार्क ट्रेड ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। गुड्स के लिए साफ्टा हो गया, सर्विसेज के लिए सेटिस हो गया। देन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है। सार्क रीजनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट स्टडी है, ताकि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो वो इजीली बढ़ सके। एनर्जी के लेवल में कॉपरेट करना है, इसके लिए सार्क एनर्जी सेंटर है, सार्क एनर्जी रिंग है। एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर कॉपरेट करना है, इसके लिए सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। तो इन सब एरियाज़ पर सार्क एक दूसरे से कॉपरेट करता है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि बहुत ज़्यादा रीजनल इंटीग्रेशन जो एजेंडा है, जम्मू एंड कश्मीर भी एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, टेंशन्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से काम कभी कभी डिले भी हो जाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ डेवलपिंग ही हैं इसके अंदर और इंडिया ही इनमें डोमिनेट करती है एंड कोशिश करती है कि बैलेंस्ड और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगेन बोल तो दिया गया है कि कॉपरेट करना है, लेकिन कॉपरेट करने के लिए इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, जो कि बहुत कम देखी जाती है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस, यानी कि जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है उसका मेन फ़र्ज़ बनता है या उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं,
वो डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाते, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिवली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो रीजनल कॉपरेशन है ये अच्छे से काम नहीं कर पाता। चलिए, यूजीसी नेट के लिए सार्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड, इंटरनेशनल बिज़नेस का जो टॉपिक है उसमें ये काम आएगा। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जिसके ऑब्जेक्टिव से फंक्शन, मेंबर कंट्रीज़, रीजनल कॉपरेशन, ये यूजीसी नेट के पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको पता चलेगा कि साउथ एशिया के अंदर जो एरियाज़ हैं किस तरीके से आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर्स आई विल ऑल्सो अपलोड ऑन माई चैनल। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि सार्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉपरेशन में, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन में, सोशल डेवलपमेंट में, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर मिलकर बैठ